हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण। इसमें नंबर 1 है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि। पिछले कई वर्षों से पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण भी आयात का मूल्य बहुत बढ़ गया है। नंबर 2, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन डेब्ट्स, विदेशी ऋणों पर ब्याज का भुगतान। भारत ने विदेशों से 2011-12 तक लगभग 17,65,333 करोड़ के ऋण लिए हुए हैं। इन ऋणों पर सरकार द्वारा करोड़ रुपए का ब्याज विदेशों को दिया गया है। इसके फलस्वरूप भी भुगतान शेष असंतुलित हो गया है। नंबर 3, इंपोर्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी कि आयातों का उदारीकरण। जेनेवा समझौते के तहत पहले चरण में 3 वर्षों में 31 मार्च 2002 तक भारत 177 उत्पादों पर, दूसरे चरण में अगले 2 वर्षों में 31 मार्च 2002 तक 208 उत्पादों पर तथा तीसरे चरण में अगले 1 वर्ष में 31 मार्च 2003 तक के सभी उत्पादों के आयात पर परिमाणात्मक नियंत्रण समाप्त करने को सहमत हुआ था, किंतु सरकार ने 1 अप्रैल 2000 से 714 उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध को हटा दिया है तथा शेष 715 उत्पादों पर से यह प्रतिबंध 1 अप्रैल 2001 से समाप्त कर दिए गए हैं। फलतः आयतों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। नंबर 4, फॉरेन कंपटीशन, विदेशी प्रतियोगिता। भारत मुख्य रूप से पटसन, चाय तथा कपड़े का निर्यात करता है, परंतु अब इन वस्तुओं में विदेशी प्रतियोगिता बढ़ने लगी है। जैसे जूट में बांग्लादेश से तथा चाय में श्रीलंका और इंडोनेशिया से और कपड़े के निर्यात में कोरिया तथा चीन से। इसके कारण भारत के निर्यात कम हो गए। नंबर 5 है प्राइस डिसइक्विलिब्रियम, मूल्य असंतुलन। राजकोषीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1945 के बाद से वस्तुओं के घरेलू दामों और में विदेशी व्यापार में भेजी जाने वाली वस्तुओं के दामों में अंतर हो गया है। युद्ध बंद हो जाने के कारण मुद्रा प्रसार बढ़ गया। आज अनाज के दाम बढ़ने के कारण दूसरी वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। इसके कारण आयात बढ़े तथा निर्यात कम हो गए। नंबर 6, एम्बेसीज, यानी कि विदेशों में दूतावास। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए बहुत से दूतावास विदेशों में खोलने पड़े। इन पर काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप भी भुगतान शेष प्रतिकूल हो गया। नंबर 7, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। 1973 के बाद कच्चे तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि के कारण आयात मूल्य बहुत बढ़ गया है। भारत को कुल निर्यात का लगभग 42% भाग पेट्रोल उत्पादों के आयात पर खर्च करना पड़ता है, जिसका हमारे भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, मशीनों का आयात। पंचवर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगिकरण के लिए बड़ी मात्रा में मशीनों व उपकरणों का आयात करना पड़ा।
जिसका भी भारत के भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नंबर 9, इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, स्वर्ण का आयात भारत में कच्चे तेल के आयात के बाद सर्वाधिक है। उदाहरण के लिए 2011-12 में भारत के कुल आयात में सोने के आयात का अंश का प्रतिशत 12.6 था और आयात का यह प्रतिशत निरंतर बढ़ता जा रहा है। अतः भारत के विपरीत भुगतान संतुलन का एक प्रमुख कारण सोने का बढ़ता हुआ आयात है। नंबर 10, लेस ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स, निर्यात में कम वृद्धि। भारत में निर्यात की तुलना में आयात की वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक रही है, जिसका कारण भी भारत का भुगतान संतुलन विपरीत रहा है। नंबर 11, अदर कॉजेस, अन्य कारण। निर्यातों का आयात से कम रहना, चीन व पाकिस्तान से रक्षा के लिए अधिक मूल्य की युद्ध सामग्री का आयात, औद्योगिक उत्पादों की निम्न किस्म, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, सोवियत संघ का विघटन, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या। अब आता है स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स, भुगतान संतुलन के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम। भुगतान संतुलन समस्या के समाधान के लिए जो कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं उनका अध्ययन हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर 1 है निर्यात प्रोत्साहन व आयात प्रतिस्थापन के लिए किए गए उपाय। सरकार समय समय पर विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन व आयात प्रतिस्थापन के उपाय अपनाती रही है। नंबर 2, विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। 90 के दशक में सरकार ने विदेशी निवेश को देशी निवेश में आकर्षित करने के उद्देश्य से उदारवादी विदेश नीति को अपनाया है। नंबर 3, चालू खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय करना। 20 अगस्त 1994 से रुपए को व्यापार खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया है, जिसमें आयातों व निर्यातों के लिए दोहरी विनिमय दर प्रणाली को समाप्त करके खुले बाजार पर आधारित एकीकृत विनिमय दर की प्रणाली को देश में लागू किया गया है। 1994 से 95 के बाद में बजट में 1994 से 95 के बजट में वित्त मंत्री ने पूंजी खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने की घोषणा की थी, किंतु अभी तक रुपए को पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है। नंबर 4 है विदेशों में भारतीय निवेश हेतु रियायतें। भारतीय नागरिकों, कंपनियों व म्यूचुअल फंडों के लिए विदेशों में निवेश की दशाओं के और अधिक उदार बनाने की घोषणा वित्त मंत्री ने 10 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विश्व व्यापार परिदृश्य और भारतवंशी विषय पर खुली चर्चा के दौरान की थी। नंबर 5 है नवीनतम सरकारी उपाय। प्रतिकूल भुगतान संतुलन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने को सुधारने और गिरते रुपए को संभालने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कई उपाय किए। नंबर 1, आयात शुल्क में वृद्धि, यानी कि इसमें सोने के आयात पर बंदिश लगाने के बतौर आयात शुल्क 10% किया, तो दूसरी ओर आयातित सोने के 20% भाग का उपयोग ज्वेलरी के रूप में निर्यात करने की शर्त भी लगाई, ताकि डॉलर के रूप में आय प्राप्त हो। इतना ही नहीं, सोने के आभूषणों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया गया। चांदी, प्लेटिनम पर भी आयात शुल्क बढ़ाया। वह उत्पाद खुदरा क्षेत्र में निवेश को आसान बनाकर 30% स्थानीय लोकल सोर्सिंग में ढील दी तथा भारतीय कंपनियों के लिए FDI 3/4 कम हुआ और भारतीयों के लिए डॉलर बाहर भेजने की सीमा घटाई गई। नंबर 2 है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा में
वृद्धि। कई क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ा दी। दूरसंचार में यह 100% कर दी गई है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी विदेशी कंपनी इस क्षेत्र में अकेले भारत में अपना व्यवसाय कर सकती है। रक्षा क्षेत्र में 26% तक FDI का प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है, लेकिन 49% तक FDI के हर प्रस्ताव की सुरक्षा मामलों पर बनी कैबिनेट समिति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। साथ ही 26% के ऊपर ऐसे प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाएगा जो आधुनिक प्रौद्योगिकी देश में लाने में सहायक हों, ताकि आगे जाकर देश आत्मनिर्भर बने। नंबर 3 है उच्च ब्याज दर। बैंकों के लिए अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों को बढ़ाना अब सरल हो गया है। इन जमा राशियों पर रिजर्व अपेक्षाओं को समाप्त कर सरल बनाया गया है। साथ ही बैंकों का अनिवासी जमाओं पर उच्च ब्याज दरों की भी व्यवस्था की गई है। नंबर 4 है एकल खिड़की। राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की संपूर्ण भारत में स्थापना हो रही है। यह निवेश के संबंध में एकल खिड़की अनुमोदन यांत्रिकी है, जिसमें ढांचागत परियोजनाओं के त्वरित निस्तारण में सहायता मिलेगी। इसमें ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा जिसके तहत निवेश प्रस्तावों के संबंध में कम से कम कागजी कार्य होगा और भूमि के संवेदनशील मुद्दों के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। अब आता है तारों पर समिति। भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 फरवरी 1997 को RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS तारोपर की अध्यक्षता में 5 दिवसीय समिति का गठन किया था। इस समिति के गठन का उद्देश्य था कि भारतीय रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।